तो बात करते हैं यार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। ठीक है, तो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द पोर्तुगीज यार। सो बात करते हैं अबाउट द पोर्तुगीज इन इंडिया। सबसे पहले यही आए थे भाई इंडिया के अंदर। तो ये जो पोर्तुगीज थे, सबसे पहले तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इट इज़ अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, है ना। कैसे आए, समुद्र के रास्ते से आए, तो उसके डिस्कवरी के पीछे भी एक कहानी है, तो उस कहानी की भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, ये जो डिस्कवरी था भाई, डिस्कवरी ऑफ व्हाट, डिस्कवरी ऑफ सी रूट। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो डिस्कवरी हुई थी, पहले तो उसमें फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल का इंपॉर्टेंट रोल है यार। फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल कब देखने को मिला था, 1453 में। तो जो फॉल हुआ था कॉन्स्टेंटिनोपोल, जिससे क्या हुआ, जो लैंड रूट्स थे टू इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय अरब्स एंड ओटोमन्स, तो वो वहाँ पे एक तरह से मना कर दिया भाई उन्होंने आने से। सो लैंड रूट्स टू इंडिया कंट्रोल्ड बाय अरब्स एंड ओटोमन्स। एंड जो प्रिंस हैरी जो नेविगेटर थे, उन्होंने एनकरेज किया कि सी एक्सप्लोरेशन करो भाई, क्योंकि हम ये जो मुस्लिम कंट्रोल ट्रेड है वहाँ से हम नहीं जाएंगे, हम बाईपास करेंगे इस रीजन को। सो प्रिंस हेनरी नेविगेटर encouraged sea exploration to bypass Muslim controlled trade। एंड जो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेलिसिस, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस जो कि 1994 में साइन किया गया था, है ना। सॉरी 19 क्या हो गया भाई, 1494 में साइन किया गया था ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। इसने डिवाइड किया नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड, है ना, जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसको पोर्तुगीज, है ना, एंड स्पेन के बीच में डिवाइड किया गया। ईस्ट को पोर्तुगीज को दिया गया, वेस्ट को स्पेन को दिया गया। डिवाइडेड नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन पोर्तुगाल ईस्ट एंड स्पेन वेस्ट। ठीक है, एंड जो बार्टोलोम्यूओ डायस जो थे 1487 में ना, राउंडेड जो केप ऑफ गुड होप से एक राउंड मार के आए थे भाई, तो
वहाँ तक रास्ता पता था इनको। सपोज ये अफ्रीका है, ये यूरोप है ना, ये इंडिया है, तो ये केप ऑफ गुड होप्स तक, यहाँ तक ये आए थे। बार्टोलोमियो डायस in 1487 राउंडेड केप ऑफ गुड होप्स। लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आदमी का नाम आता है वो है वास्को डी गामा। बच्चा को पता है भाई, वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आया था। कौन से कोस्ट में लैंड किया था? कैलिकट। रीच्ड कैलिकट with help of गुजराती पायलट अब्दुल माजिद। ओके, सो यहाँ पे जो अपने को लोगों का नाम याद रखना है, जो चीज़ें याद रखनी है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ। फिर प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने सी रूट्स एक्सप्लोर करने की बात की। देन ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसियस, यहाँ पे टॉर्डेसियस जो है वो 1994 में, सॉरी 1494 में साइन किया गया। एंड जो बार्थोलोमियस डायस था ये 1487 में केप ऑफ गुड होप्स तक आ चुका था। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है वास्को डी गामा। वो कहाँ आया था भाई? सबसे पहले रीच किया था यहाँ पे, है ना, कैलिकट के कोस्ट में लैंड किया था विद द हेल्प ऑफ अब्दुल माजिद। ठीक है, ये हमने बात की अबाउट दी डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स टू इंडिया की इंपॉर्टेंट चीज़ों की। ठीक है, ये पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिल्स जो है ना, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिल्स बोल सकते हैं इसको। ये जो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिल्स जो है ये यहाँ पूछा था किस ट्रीटी के अंदर, है ना, नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को बिटवीन पोर्तुगाल, ईस्ट पोर्तुगाल जो है ईस्ट, जो कि इंडिया के साइड है वो ईस्ट को बोलते हैं। तभी तो पोर्तुगीज इधर आए भाई, स्पेन क्यों इधर नहीं आए? क्यों हमारे पास जो नॉर्थ अमेरिका है, मतलब साउथ अमेरिका है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील, वहाँ पे स्पेनिश पॉपुलेशन क्यों है? बिकॉज डिवाइड किया गया था, स्पेन को वेस्ट को दिया गया, पोर्तुगाल जो कि ईस्ट को मिला, इसीलिए इंडिया में पोर्तुगाल आए, स्पेन नहीं आए। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिल्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया था, नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को, बिटवीन पोर्तुगाल एंड स्पेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स टू इंडिया के बाद हम बात करते हैं अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पोर्तुगीज पावर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोर्तुगीज तो सबसे पहले तो पेड्रो अल्वरास कैब्रल जो 1500 में थे, इन्होंने सेटअप किया कैलिकट के अंदर एक फैक्ट्री। ठीक है, जिसको लोकल्स ने बाद में अटैक कर दिया, वो अलग बात है। ये टाइम लाइन इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन जल्दी टाइम लाइन में अरेंज करने के लिए आते हैं। सो पेड्रोस अल्वरास कैब्रल सेटअप फैक्ट्री एट कैलिकट, लेटर अटैक्ड बाय लोकल्स। इसके बाद कौन आया?
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 से लेकर 1509 तक आए थे। एंड ये फर्स्ट वाइस रॉय थे भाई पुर्तगीज के इंडिया के अंदर। इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज है ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पोर्तुगीज इंडिया। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है, ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद है ना, अल्मीडा छोटा वर्ड है तो अल्मीडा पहले आया, अल्बाकेक्यू बाद में आया, याद रखना। अफोनसो डी अल्बाकेक्यू, ये 1509 से लेके 1515 तक वाइस रॉय थे यार पोर्तुगीज के इंडिया के अंदर। इन्होंने कैप्चर किया किसको, गोवा को 1510 में, एंड वहाँ पे अबोलिस्ट कर दिया सती को। एंड एनकरेज किया मिक्स्ड मैरिजेस। ओके, नेक्स्ट जो आए नीनो दा कूना। नीनो दा कूना जो थे वो 1529 से लेके 1537 तक वाइस रॉय थे। एंड इन्होंने जो शिफ्ट कैपिटल था वो कोचीन से गोवा शिफ्ट किया यार, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा एंड गॉट बेसिन, एक आइलैंड है बेसिन एंड द्यू फ्रॉम बहादुर शाह, गुजरात के जो बहादुर शाह थे उनसे ले लिया बेसिन एंड द्यू को। ओके, तो ये हमने ना एस्टेब्लिशमेंट की बात की। सबसे पहले पेट्रो अल्वारेज कैब्रेल, ठीक है, कैब्रेल से याद रखना भाई, ये पहले आया था। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्मीडा से याद रखना, छोटा वर्ड है, अल्मीडा फिर आया था, ठीक है। एंड देन अल्मीडा के बाद कौन आया था, अल्बाकेक्यू, अल्फांसो डी अल्बाकेक्यू, जो कि 1509 से लेकर 1515 तक यहाँ पे वाइस रॉय था। नेक्स्ट में लास्ट में आया था कूना, 1529 से 1537 तक था। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैक्ट्री एट कैलिकट किसने बनाया, कैब्रेल ने। लास्ट का जो सरनेम है वो याद रखना। अल्मीडा ने क्या किया, फर्स्ट वाइस रॉय, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया अल्मीडा ने। एंड अल्बाकेक्यू ने कैप्चर किया गोवा को 1510 में, एबोलिश किया सती, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड नीनो डा कूना ने यहाँ पे शिफ्ट किया कैपिटल का फ्रॉम कोचीन टू दिल्ली, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यार। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोर्तुगीज के ट्रेड एंड उनके पॉलिसीज की, पोर्तुगीज ट्रेड एंड पॉलिसीज की बात करें तो ये ट्रेड मोनोपोली एक तरह से रखा भाई, ट्रेड मोनोपोली इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड हॉर्सेस, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड हॉर्सेस के अंदर।
एंड जो कार्टर सिस्टम था, है ना, मीन्स जो परमिट लेना पड़ता था शिप्स को, वो यहाँ पे इनका एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी था, परमिट सिस्टम फॉर शिप्स। एंड इन्होंने जो ट्रेडिंग पोस्ट थे उसको क्या किया, फोर्टिफाई किया, सब तरह से चारों तरफ से घेरा उसको भाई। जो ट्रेडिंग पोस्ट इनका मेन कहाँ पे था, गोवा, दमन, दीव, कोचीन, है ना, कन्नौर, इसको फोर्टिफाई किया। एंड इनका एक जो पॉलिसी है वो है नेवल सुप्रीमेसी का, है ना, मतलब एक तरह से इनके ट्रेड के अंदर इन्होंने डिफीट किया, जो इजिप्शियन गुजरात फ्लीट थे ना उसको डिफीट किया यार। तो नेवल सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश किया एक प्रकार से बाय डिफीटिंग इजिप्शियन गुजरात फ्लीट इन 1507। ठीक है, जब हमने बात की पुर्तगीज के ट्रेड एंड उनके पॉलिसीज की, नेक्स्ट हम बात करते हैं पुर्तगीज का जो स्टेट था इंडिया के अंदर, पुर्तगीज स्टेट इन इंडिया। तो भाई इनका जो तरीका था वो क्या था भाई, टेरिटोरियल एक्सपांसन पे ध्यान देते थे ये। सो इट फोकस ऑन टेरिटोरियल एक्सपांसन, जिसके तहत इन्होंने कंट्रोल कर लिया गोवा को, दमन, दीव ना, बेसिन को कौन लिया था अभी देखा हमने, बेसिन एंड दीव को लिया था किसने, पूना ने, है ना, जो बहादुर शाह गुजरात के थे वहां से। पूना ने क्या किया, बेसिन एंड दीव को ले लिया था बहादुर शाह गुजरात से ना। पोर्ट ऑफ मालाबार एंड जो कोरोमंडल कोस्ट था उसको भी यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया था, एक्सपांड कर लिया था वहां तक। हुगली को भी ले लिया था, हुगली इन बंगाल। टेरिटोरियल एक्सपांसन का एक स्टेट फॉलो करते थे, पॉलिसी फॉलो करते थे ये। एंड ये इन्होंने इन्फ्लुएंस किया भाई इंडियन पॉलिटिक्स को भी ना, यहाँ के जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें भी घुस जाते थे, इनसे सीख कर इसको अप्लाई किया अंग्रेजों ने। ठीक है, सो लाइक एक एलाइड बना लिया था मिलजुल के, यहाँ पे जो डेक्कन सुल्तान्स के साथ, मुगल्स के साथ, मराठास के साथ इन पावर स्ट्रगल। ऑल्सो इनका एक लास्टिंग प्रेजेंस रहा है भाई इंडियन हिस्ट्री के अंदर, बिकॉज ये फर्स्ट यूरोपियन जो आए थे इंडिया के अंदर वो भी थे ये गोवा के पोर्तुगीज, एंड लास्ट टू लीव। ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन पावर इन इंडिया कब आया था भाई, फ्रांसिस, जब वास्को डी गामा आया था 1498 में, एंड लास्ट टू लीव। गोवा को आखिरी बार जब अनेक्स किया छोड़े, तो एनेक्स जब गवर्नमेंट ने किया इन 1961, तो आखिरी में भी यही गए पहले जो है
तो ये एक तरह से लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ के गए भाई। तो इनका जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी था, एंड दैट इज फर्स्ट स्टेटल एक्सपांसन, सेकेंड द इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, थर्ड इज देयर लास्टिंग प्रेजेंस यार। ओके, तो हमने बात की पोर्तुगीज स्टेट इन इंडिया की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई पोर्तुगीज सक्सेसफुल क्यों रहे। सो द रीजन फॉर पोर्तुगीज सक्सेस, पहला कि कोई ना इंडियन नेवी नहीं था उस समय, स्ट्रांग इंडियन नेवी जो इनको चैलेंज कर सके। तो ये कारण था इनके सक्सेस का। नो स्ट्रांग इंडियन नेवी टू चैलेंज देम, ये कारण था। दूसरा, जो डेक्कन एंड नॉर्दर्न इंडिया जो फ्रेगमेंटेड था, आपस में टुकड़ों में डिवाइडेड थे ना भाई, एकजुट होकर नहीं चलते थे, तो वो भी एक कारण है कि यहाँ पे ये राज कर लिए बहुत समय तक। सो फ्रेगमेंटेशन ऑफ, आपस में जो लड़ते थे उससे यहाँ पे जो बाहर के लोग आए उन्होंने फ़ायदा उठा लिया यार। एंड चाइनीज एम्पायर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था इट शिप्स, चाइनीज इधर आते नहीं थे ना, चाइनीज की तरफ ये जा नहीं पाते थे, इसीलिए इधर आ गए भाई एक प्रकार से। एंड ऑल्सो दी एडवांस नेवल टेक्नोलॉजी जो इनके पास था उससे इन्होंने एक तरह से सक्सेस हासिल कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए। कीप अप गुड होल्स थे, और जो इनके पास जो कैनन्स थे उसके वजह से जीत भी नहीं पाते थे भाई कोई और। ये सब कारण है सक्सेस का, पोर्तुगीज़ के सक्सेस का इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन की। पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे गवर्नर या फिर वाइस रॉय की बात करें तो वहाँ पे जनरली 3 ईयर टर्म फॉलो करते थे यार, है ना। एंड एंटायर पोर्तुगीज स्टेट को भी कंट्रोल करता था जो गवर्नर या फिर वाइस रॉय है। गवर्नर और वाइस रॉय 3 ईयर टर्म कंट्रोल्ड एंटायर पोर्तुगीज ट्रेड इन एशिया। एंड वेंडरडा फेजांडा, एक तरह से ये एक तरीका है जिससे ये मैनेज करते थे रिवेन्यू को एंड फ्लीट डिस्पैच को। वेडोर डा फेजेंडा मैनेज्ड revenue and fleet dispatch। and also जो फोर्ट्रेस कैप्टन है वो यहाँ पे होता था भाई, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता था फॉर मैनेजिंग इंडिविजुअल टेरिटरी, है ना। इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग होल्ड रख लिया भाई फ्रॉम अफ्रीका टू चाइना। responsible for managing individual territories or strongholds from
अफ्रीका टू चाइना, सब जगह इसकी वजह से यहाँ पे एक तरह से काबू कर लिया था जगह को। तो ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था भाई। गवर्नर वाइस रॉय 3 ईयर टर्म के लिए होते थे। वेंडर डा फजंडा, फोर्ट्रेस कैप्टन। ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। इनके कुछ रिलीजियस पॉलिसीज की बात करें, बिकॉज ये 3G के लिए तो आया थे भाई, दैट इज गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। ये 3 चीज़ों के लिए तो आए थे यूरोपियंस, ठीक है। तो उसमें से गॉड तो है ही। तो रिलीजियस पॉलिसीज की बात करते हैं पोर्तुगीज के। तो जनरली ये हॉस्टिलिटी टुवर्ड मुस्लिम शो करते थे भाई, हॉस्टाइल थे। है ना। इनिशियली तो टोलरेंट थे टुवर्ड हिंदूज, बाद में थोड़ा सा वो हो गया, हॉस्टाइल अलग बात है, बट शुरुआत से ये हॉस्टाइल थे मुस्लिम्स के लिए। सो इनिशियली टोलरेंट टुवर्ड हिंदूज। एंड जो गोवा का जो इंक्विजिशन था 1560 के अंदर, इसमें बहुत सारे फोर्स कन्वर्जन किए गए, है ना। परसिक्यूशन देखने को मिला हिंदूज का, जब एक बार कब्जा कर लिया उसके बाद। एंड एक तरह से जूइस्ट एट मुगल कोर्ट की बात करें तो अकबर इनवाइट किया था भाई जूइस्ट को, है ना। 1580s के अंदर, 1590s के अंदर, 1595 में। नो कन्वर्जन बट इन्फ्लुएंस जरूर किया था भाई इन्होंने कोर्ट पॉलिटिक्स को। जूइस्ट एट मुगल कोर्ट, अकबर वाइटेड जूइस्ट 1580, 1590, 1595 ना। कोई कन्वर्जन से यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट कन्वर्जन, बट हाँ जरूर इन्होंने नो कन्वर्जन बट इन्फ्लुएंस ज़रूर किया था भाई लोकल पॉलिटिक्स को, और इन्फ्लुएंस डाला था कोर्ट पॉलिटिक्स में ना। कुछ एक तरह से क्रिश्चियन आइडियोलॉजी ऐड किया था भाई। जहांगीर एंड क्रिश्चियनिटी की बात करें तो ब्रीफ टॉलरेंस था, बट कोई कन्वर्जन नहीं था भाई। जहांगीर की बात करें तो ये जहांगीर की पॉलिसी, तो जहांगीर राज करते थे तो ब्रीफली जो पोर्तुगीज थे ये टॉलरेंस शो करते थे, बट नो कन्वर्जन। टॉलरेंस रहेंगे बट कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रिलीजियस पॉलिसीज की बात की भाई। हॉस्टिलिटी टुवर्ड मुस्लिम्स, परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज देखने को मिला जब गोवा का इंक्विजिशन हुआ तब। ना अगर डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज पावर की बात करें तो उनका डिक्लाइन का कारण क्या था भाई।
तो डिक्लाइन का कारण का पहला कारण हम बात करें तो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री चैलेंजेस जो इनको फेस करने पड़े, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री चैलेंजेस, है ना, बिकॉज जो राइस ऑफ मराठा था उन्होंने बेसिन एंड सल्सेट को कैप्चर कर लिया भाई 1739 में। कैप्चर सल्सेट एंड बेसिन इन 1739। एंड जो मुगल्स थे, डच थे, इंग्लिश थे, इनका भी राइज देखने को मिला यार, उसके वजह से भी एक तरह से ये डिक्लाइन करने लगे, पोर्तुगीज पावर जो है डिक्लाइन चलने लगा। एंड ऑल्सो फेलियर टू मेंटेन नेवल सुप्रीमेसी, फेलियर टू मेंटेन नेवल superiority and loss of key strategic port like Hormuz चला गया इनके हाथ से, सीलोन दैट इज यहाँ पे श्रीलंका चला गया, मलाका दैट इज द इंडोनेशिया वाला रीजन वो चला गया, है ना, बिकॉज इनका नेवल सुपरियरिटी मेंटेन नहीं रख पाए भाई, इंग्लिश लोग डच वाले रख लिए, तो उसके वजह से भी यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉल करने लग गए भाई। राइज ऑफ मराठास, मुगल्स, डच, इंग्लिश, लॉस ऑफ की स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स लाइक हॉर्मूज, सीलोन, मलाकास, ऑल्सो फेलियर टू मेंटेन नेवल सुपीरियरिटी, इसकी वजह से भी एक तरह से ये लॉस करने लगे अपना साम्राज्य को, तो डिक्लाइन होना चालू हो गया। ऑल्सो इनका जो रिलीजियस प्रैक्टिस था, बिकॉज ये एक तरह से टोलरेंट ज़्यादा नहीं थे भाई, कन्वर्ट्स करते थे, फोर्सली कन्वर्ट्स करते थे, ना, तो फोर्स कन्वर्जन भी इनका एक कारण था डिक्लाइन का। फोर्स्ड, बिकॉज आप किसी जगह में राज कर रहे हो, उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो वो आपको रेसिस्टेंस फील होगा भाई। जो गोवा का इंक्विजिशन था जहाँ पे बहुत सारे फोर्स कन्वर्जन हुए, है ना, 1560 के अंदर, इट लेड टू हॉस्टालिटी, ना, हॉस्टिलिटी वाला सिचुएशन आ गया फ्रॉम हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ऑल्सो इकोनॉमिक डिक्लाइन की बात करें सो इकोनॉमिक डिक्लाइन क्यों हुआ भाई, बिकॉज ये ट्रेड में एक तरह से लॉयल नहीं रहते थे भाई, डिसऑनेस्ट ट्रेड करते थे ये, ना, लूटपाट मचाते थे, जो पायरेसी है लूटपाट कर लेते थे। ऑल्सो डिक्लाइन ऑफ गोवाज इम्पोर्टेंस, आफ्टर जो विजयनगर फॉल था उसके बाद गोवा का इम्पोर्टेंस चला गया भाई। तो भी इनकी डिक्लाइन का कारण है। एंड जो अदर यूरोपियन पावर्स थे उनके साथ इनका राइवलरी जो था वो भी कारण है भाई, क्योंकि पोर्तुगीज डिक्लाइन कर गए, है ना। जो इनका यूनियन था विथ स्पेन दैट इज 1580-81 में, उसने वीकेंड कर दिया भाई पोर्तुगाल को, ना।
एंड डच एंड इंग्लिश ने यहाँ पे ट्रेड को कवर कर लिया। ओके, dishonest trade and Dutch and English took over the trade। ये सब डिक्लाइन का कारण है ना। यूरोपियन राइवलरी हो गया, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया बिकॉज ट्रेड ठीक से नहीं करते थे, है ना। रिलीजियस जो पॉलिसीज थे, इंटॉलरेंस थे, फोर्स कन्वर्सन जो गोवा का इंक्विजिशन है इन 1560, ये सब एक कारण रहा है। तो डिक्लाइन होने के बावजूद भी पोर्तुगीज़ ने इंडिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ के गए भाई। तो इनका सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्तुगीज़, तो ये फर्स्ट यूरोपियन नेवल पावर थे भाई इन इंडिया। एंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कैनन इक्विप्ड शिप, जिसमें तोप होते थे, ऐसे जहाज जिसमें तोप होते थे। इंट्रोड्यूस कैनन इक्विप्ड शिप्स एंड नेवल फोर्टिफिकेशन, जो जगह ये कब्जा करते थे उसको फोर्टिफाई भी करते थे, तो वो इंट्रोड्यूस किया भाई। तो उसके वजह से भी ये बहुत समय तक रहेगा, इनका ये सिग्निफिकेंस था। एंड इनका मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है ना। फॉर एग्जांपल इन्होंने इंस्पायर्ड किया मुगल्स को, मराठास को, सिक्स को, कि ये कैसे इन्फेंट्री ड्रिल्स करें, कैसे आर्टिलरी रखना चाहिए, उसको इन्होंने देख के सीखा इनसे, पुर्तगालीज से। सो इंस्पायर्ड मुगल्स, मराठास एंड सिक्स इन आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री ड्रिल्स। शिप बिल्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट छाप छोड़ के गए भाई ये ना। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मल्टी डेक शिप, उसको बाद में जिन शिप बिल्डर्स ने भी अडॉप्ट किया। ओके, एंड ऑल्सो इनका एक कल्चरल इम्पैक्ट भी रहा है भाई इंडिया के अंदर। फॉर एग्जांपल जो पोर्तुगीज मिशनरीज थे, दे प्रमोटेड पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर। एग्जाम्पल के तौर पे जो बेसिका ऑफ बॉम जीसस है गोवा के अंदर, वो एक एकदम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है भाई। आर्किटेक्चर कैसे प्रमोट करते थे ये। ऑल्सो दे प्रमोट म्यूजिक एंड गोवा बिकेम अ फिलिग्री वर्क हब। एंड इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया भाई। इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस 15
56 में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया एंड ऑल्सो कार्टोग्राफी, है ना, मतलब जो मैप बनाने की जो तरीका है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। सो एक तरह से इन्होंने हेल्प किया भाई मैपिंग इंडियन कोस्टल एरियाज। एंड ऑल्सो पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस सेवरल क्रॉप्स लाइक, अब जो आज टमाटो पोटैटो ये सब खाते हैं, चिली जो खाते हैं हम, मिर्ची, वो सब यहाँ का है भाई, पोर्तुगीज दिए हैं, ठीक है। टोबैको हो गया, पोर्तुगीज ने दिया है, ठीक है, पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस सेवरल क्रॉप्स सच एज पोटैटोस, टमाटोस, चिलीज, काजू हो गया ना, कैश्यू नट्स, पाइनएप्पल एंड टोबैको। ओके, दे इंट्रोड्यूस मल्टी डेक शिप, ये इम्पोर्टेंट है आर्किटेक्चर के मामले में। जो बेसिलिका बूम ऑफ जीसस है वो एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है भाई कि इनके आर्किटेक्चर को भी प्रमोट करते थे। प्रिंटिंग प्रेस को पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया, कार्टोग्राफी को इंट्रोड्यूस किसने किया ना, पोर्तुगीज ने ना। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया लाइक पोटैटो टोमेटो की बात रखना है भाई, पोटैटो टोमेटो पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट द सिग्निफिकेंस यार, जो यूरोपियन अपने छोड़ के गए हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। मिलिट्री इन्फ्लुएंस रहा है इनका, शिप बिल्डिंग में इन्फ्लुएंस रहा है इनका, कल्चरल इम्पैक्ट रहा है भाई, है ना। प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किए हैं ये, ओके। तो ये हमने बात की पोर्तुगीज रूल की, पोर्तुगीज सिग्निफिकेंस की, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्तुगीज रूल, डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज पावर, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्तुगीज, है ना, रीजन फॉर द पोर्तुगीज सक्सेस, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे वो, है ना, उनका क्या स्टेट थे इंडिया के अंदर, है ना, टेरिटोरियल एक्सपांसन का जो पॉलिसी है इंडियन पॉलिटिक्स में जैसे वो इन्फ्लुएंस करते थे ना, उनका ट्रेड एंड पॉलिसीज देखा पोर्तुगीज का, है ना। डिस्कवरी ऑफ सी रूट से वो यहाँ से स्टार्ट होता है यूरोपियन की कहानी, एंड एस्टेब्लिश कैसे किया पोर्तुगीज ने अपना पावर, सब हमने देखा यार।